नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आप सबका टीसीएच न्यूज पे। सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं आप सबको। सोनम वांगचुक, जब हम लोग होली की तैयारी कर रहे हैं, रंगों की तैयारी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उस समय लद्दाख में सोनम वांगचुक 16 दिन से हड़ताल पे हैं। 16 डेज हो गए और ये नॉर्मल हड़ताल नहीं है, ये भूख हड़ताल है। आप यहां पर गर्मी शुरू हो गई है, यहां जैकेट वगैरह पहनना लोगों ने बंद कर दिया है, पंखे चलने लगे हैं, कुछ घरों में एसी भी चलने लगे हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लद्दाख जाएंगे, और वो अपने वीडियोस में लगातार दिखाते भी रहे हैं, तो वहां अभी भी बर्फ गिर रही है, वहां जबरदस्त ठंडक है। पानी आप रखेंगे तो पानी जम जाएगा। जुलाई वगैरह तक जाके कुछ मौसम ऐसा होता है कि वहां पे घूमने फिरने लायक मामला बनता है। उसके पहले वहां पर जबरदस्त बर्फ होती है, और वो इतनी ऊंचाई वाली जगह पे है कि अगर आप लोग जाएं तो सांस की भी प्रॉब्लम होती है, सांस लेना मुश्किल होता है। ये सारी चीजें आप जानते हैं। और लद्दाख हमारे भारत का अगर वाकई मुकुट आपको कहना हो, और मुकुट की मणि कहना हो, मुकुट में जो मणि लगती है, तो आपको कहना होगा कि लद्दाख हमारे मुकुट की मणि है। सबसे हाईएस्ट, जो हमारे यहाँ सबसे ऊपर जो जगह है, वो लद्दाख है। और सोनम वांगचुक चर्चा में तब आए थे जब 3 इडियट फिल्म आई थी, आपको याद होगा। उसमें आमिर खान ने जो कैरेक्टर निभाया था वो सोनम वांगचुक से प्रेरित था। वो न केवल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण पर लगातार काम करते हैं, इसके अलावा वो इनोवेटर हैं। लद्दाख की जरूरतों के हिसाब से वो इनोवेट करते रहते हैं और लद्दाख में काफी पॉपुलर हैं। ये सारा कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं। 370 जब हटाई गई थी, 370 तो कभी नहीं हटाई गई, 370 धारा के तहत ही यह काम हुआ था कि उसकी ज्यादातर जो धाराएं थी वो खत्म कर दी गई थी, और उसके बाद कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। ये आप जानते हैं। एक हिस्से को जम्मू और कश्मीर कहा गया, और दूसरे हिस्से को लद्दाख और कारगिल जो था उसको अलग कर दिया गया जम्मू और कश्मीर से। ये आप जानते हैं। और ये वो वक्त था जब सोनम वांगचुक काफी खुश थे। सोनम वांगचुक सरकार का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि काफी लंबे समय से इन लोगों की मांग थी कि लद्दाख को अलग से एक दर्जा दिया जाए, उसको जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए। दरअसल थोड़ा सा 5 मिनट इतिहास में चलते हैं, फिर वर्तमान में लौट आएंगे। लद्दाख को लेके जम्मू कश्मीर से जो लद्दाख का रिश्ता है वो हमेशा टेंशन वाला रिश्ता रहा है। जब भी जम्मू कश्मीर के शासक मजबूत रहे हैं, उन्होंने लद्दाख को जीत लिया है, और जब भी कमजोर हुए हैं, लद्दाख खुद को आजाद घोषित कर दिया था। तो जो डोगरा परिवार था, करण सिंह को आप जानते हैं, इनका जो परिवार था डोगरा परिवार, इसके जो दूसरे राजा थे रणबीर सिंह जी, उनके जमाने में इन लोगों ने लद्दाख को जीत लिया था और जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना लिया था। और जाहिर तौर पर जब जीता जाता है, उस समय जब जीता गया था, तो कई सारे बौद्ध जो मठ थे उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार ना होने की बात है। किताबों में यह भी मिलता है कि वहां के जो राजा रानी जिस महल में रहते थे उसको तोड़ दिया गया। अभी भी आप जानते हैं तो वहां का जो पुराना महल है वो बहुत खराब सिचुएशन में मिलता है। लद्दाख में बहुत खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज वगैरह हैं, आप जानते हैं, लेकिन ये महल देखने भी सब लोग जाते हैं जो टूटी फूटी कंडीशन में मिलता है। और बताया जाता है कि रणबीर सिंह के समय ही ये सारा कुछ हुआ था। तो लद्दाख से कश्मीर की एक तनातनी जो थी वो उस जमाने की है। लद्दाखियों को ये लगता है कि उस जमाने में हमको गुलाम बना लिया गया। इसीलिए जब जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग किया गया तो ये लोग बहुत खुश हुए थे। दिक्कत यह थी कि ये लोग समझ नहीं पाए थे कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग इसलिए नहीं किया गया कि लद्दाखियों का भला करना है। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग इसलिए किया गया क्योंकि जम्मू और कश्मीर को कमजोर करना है और पूरे देश में मैसेज देना है कि कश्मीर में हमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और आप जानते हैं कश्मीर का मामला जहां आता है वहां हिंदू मुस्लिम बन जाता है। तो एक पूरे देश में यह मैसेज जैसा गया कि जम्मू कश्मीर को फतह कर लिया गया है। जबकि मैं 100 बार बता चुका हूं कि पहले भी जब 370 की सारी धाराएं लागू थीं तो भी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारत का अविभाज्य अंग थे। ये तो हुआ इतिहास का किस्सा। अब लद्दाख वालों को यह लगा था कि अब जब हमें अलग कर दिया गया तो हमें बाकायदा एक स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा, हमारा विकास सुनिश्चित किया जाएगा और ऐसे नियम कायदे बनेंगे कि लद्दाख जो है वो खुद मुख्तार हो सके, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, वो एक स्वायत्त इंस्टीट्यूशन बन जाए जहां पर वहीं के लोग जो हैं अपने हिसाब से, जैसे बाकी स्टेट्स में होता है वैसे वहां भी कर सकें। जो मेन मांग थी वो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग थी। ये मांग थी कि हमको संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मांग यह थी, लद्दाख में आप जानते हैं एक ही लोकसभा की सीट होती है, तो डिमांड थी कि लद्दाख में 2 सीट्स की जाए लोकसभा की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मांग थी कि लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। दरअसल लद्दाख की शिकायत यही थी कि जम्मू और कश्मीर का जो पब्लिक सर्विस कमीशन था
उसमें लद्दाख के लोगों को उतने अपॉइंटमेंट नहीं मिलते जितना मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जगह नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इस पर मैं अपनी किताब में बहुत डिटेल से लिख चुका हूं। तो ये मांग थी, 3 मांगे मैंने आपको बताई। पहला कि अनुसूची 6 में इसको शामिल किया जाए, 6वीं अनुसूची जो है संविधान की, उसमें शामिल किया जाए। दूसरा यह था कि एमपी की यहां 2 सीटें बढ़ाई जाएं, और तीसरा यह था कि वहां पर उनका अपना पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सके, ताकि लद्दाख में जो ऑफिसर्स हों, स्टेट ऑफिसर्स हों, वो लद्दाख के ही हों, जम्मू और कश्मीर के ऑफिसर्स ना हो। इन 3 मांगों के साथ, इन 3 उम्मीदों के साथ आप कह सकते हैं कि लद्दाख ने खुशियां मनाई थी 370 के हटने की और जम्मू कश्मीर से अलग होने की। लेकिन धीरे 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 जब वक्त बीता तो पता यह चला कि इन तीनों में से किसी को पूरा नहीं किया गया। वहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हो गए, लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। आप लद्दाख जाएंगे, लेह में जाएंगे आप, तो लेह में इंटर करते ही लेफ्ट साइड में आपको भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा दफ्तर दिखाई देगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना वर्चस्व तो स्थापित कर लिया। लेकिन जो ये उम्मीदें थी लद्दाख के लोगों की, वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। नुकसान क्या हुआ वो सुन लीजिए। जब तक ये अलग अलग नहीं हुए थे, लद्दाख के लोग कम से कम जम्मू और कश्मीर की पब्लिक सर्विस कमीशन जो वहां का था, यानी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट में भर्तियों के लिए जो सर्विस कमीशन था, उसमें परीक्षा दे सकते थे। कहां तो जम्मू कश्मीर में यह कहा गया कि 370 हट गया तो पूरे देश के लोग आकर वहां परीक्षा दे पाएंगे। आज हालत यह है कि लद्दाख का आदमी जम्मू और कश्मीर का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें एग्जाम नहीं दे सकता। लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है नहीं, तो उसमें भी एग्जाम नहीं दे सकता। यानी स्टेट लेवल की जो सर्विसेज हैं वो लद्दाख के लोगों को और ज्यादा मिलने की जगह उनसे छिन गई। 6वीं अनुसूची में उनको शामिल नहीं किया गया और एमपी की सीट बढ़ाने की बात भी नहीं मानी गई। यानी लद्दाख के लोगों को कुछ समय बाद, और सोनम वांगचुक साहब जो उस समय बहुत एक्टिव थे 370 हटाने को लेकर, उनके समझ में यह आया कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन यह बातचीत सफल नहीं हुई, उनकी बात सुनी नहीं गई। उसके बाद लेह में नवांग दोरजे मेमोरियल पार्क है, वहां पर उन्होंने अनशन शुरू किया। अब वो अनशन कर रहे हैं, इसके पहले एक बड़ी रैली वहां पे हो चुकी है, ये सारा कुछ हो चुका है। रोज अपना वीडियो बनाकर ट्विटर पर डालते हैं और वो वीडियो वायरल होता है। उनका एक बड़े यूट्यूबर ने उनका वीडियो भी बनाया उनके ऊपर, वो भी काफी वायरल हुआ, अखबारों में भी खबरें आई, बाकी सब कुछ हुआ। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी है। अभी तक कोई भी बड़ा नेता या अधिकारी न तो उनसे मिलने गया है, ना उनसे बातचीत करने गया है। यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या सरकार सोनम वांगचुक की मृत्यु का इंतजार कर रही है? आप उनकी तस्वीरें देखेंगे जो वीडियोस में उनके आती हैं, तो साफ दिख रहा है कि वो बेहद कमजोर हो चुके हैं। आवाज जो पहले बहुत अच्छे से निकल रही थी, अब आवाज उनकी जो है उस पर असर आया है। जब आदमी 15 दिन तक बिना खाए पिए पड़ा रहेगा इतनी ठंड में एक पार्क में, तो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर तो पड़ेगा ही। अब देखिए, 6ठी अनुसूची में शामिल करने के डिमांड ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर स्वायत्त जिले बन पाएंगे और क्षेत्रीय परिषदें बन पाएंगी जिनमें चुनाव हो पाएगा, यानी लद्दाख के लोगों का लोकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। 6ठी अनुसूची ना होने से इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। एक इलेक्शन वहां पे हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हार मिली, लेकिन वो उतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप देखिए, विधानसभा थी कम से कम, तो वहां पर विधानसभा के चुनाव होते थे, उनके विधानसभा के चुने हुए लोग जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जाते थे। अब वहां कोई विधानसभा नहीं है तो स्थानीय कोई इलेक्शन होता नहीं है। नगर पालिका टाइप की चीज है, उससे ज्यादा कोई वहां पर इलेक्शन वगैरह होते नहीं है। एमपी की एक ही सीट है। अब एक आदमी लोकसभा में क्या आवाज उठाएगा, कितनी आवाज उठाएगा, यह आप समझ सकते हैं। डिमांड कहां यह थी कि हमारी स्वायत्त परिषद बनाया जाए जिसमें विधायकों की तरह चुनाव हो और हमारे यहां से एक राज्यसभा का मेंबर हो, 2 लोकसभा के मेंबर हो। तो राज्यसभा और 2 लोकसभा तो छोड़ दीजिए, स्वायत्त लेवल पर जो चुनाव होते थे वो भी खत्म हो गए, जो विधानसभा चुनाव होते थे वो भी खत्म हो गए। तो अब लद्दाख के पास अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जगह नहीं है। लद्दाख का प्रशासन पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है, जहां लोकल बॉडी का जो से है वो बहुत कम है।
इधर जम्मू कश्मीर को आप देख लीजिए, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। विकास की बात लद्दाख में भी बहुत की गई और विकास की बात जम्मू और कश्मीर में भी बहुत की गई, लेकिन अभी जब लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर किया गया तो भी जम्मू और कश्मीर की विधानसभा का इलेक्शन डिक्लेयर नहीं किया गया। यानी अगस्त 2019 से ही ना तो जम्मू और कश्मीर में कोई विधानसभा है, ना लद्दाख में कोई विधानसभा है। कारगिल की तो अलग ही कहानी है, वहां भी अपने तरीके का आंदोलन चल रहा है। हुआ क्या है? हुआ यह है कि वहां पर टूरिज्म वगैरह को डेवलप करने के नाम पर प्राइवेट प्लेयर्स को ढेर सारी जमीन दी जा रही है, जिसको लेकर सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख के पर्यावरण पर खतरा आ रहा है। यानी जो कुछ हुआ 370 हटाने का कश्मीर और लद्दाख के बीच में, जो एक पारंपरिक दुश्मनी थी, उसका फायदा उठाया गया, लद्दाख के लोगों ने समर्थन किया, उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा उन कैपिटलिस्ट को मिला, सरकार के प्रिय उन पूंजीपतियों को मिला, जो वहां पर आप जानते हैं, वहां पे लद्दाख का जो टूरिज्म है वो बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग ड्राइव करके या बहुत सारे लोग फ्लाइट से जाते हैं वहां घूमने के लिए। एकदम अलग तरह का वेदर है, मैं खुद जा चुका हूं और बहुत खूबसूरत जगह है। तो जाते हैं वहां पर, उनके लिए डेवलपमेंट के नाम पर होटल्स और बाकी सारी चीजें बन रही हैं बड़ी बड़ी, जिससे उनका पर्यावरण खतरे में पड़ रहा है। भूख हड़ताल में एक मुद्दा सोनम वांगचुक ने यह भी बनाया है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा नजर निकल के आ रहा है, जो दिख रहा है, वो है चीन जिस तरह से लद्दाख में लगातार घुसता चला जा रहा है। सोनम वांगचुक ने यह कहा है कि हमारे चरवाहे जानते हैं कि चीन कितना लद्दाख के अंदर घुस आया है। जिन इलाकों में हमारे चरवाहे जाते थे, आराम से अपनी भेड़ें चराते थे, उन इलाकों में हमारा जाना बंद करा दिया गया है। दूसरी बात उसके साथ उन्होंने जोड़ा है कि हमारे लोग सेना में भर्ती होते थे, लेकिन सेना में चूंकि अग्निवीर लगा दिया गया है, तो अब 3 साल की नौकरी उनको मिल रही है। लोग सेना में भर्ती होना पसंद नहीं कर रहे हैं। और गोरखा सैनिकों के बारे में बहुत खास बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि गोरखा सैनिक हमारा सबसे बड़ा डिफेंस हुआ करते थे इस एरिया में, लेकिन जब से अग्निवीर लागू हुआ है, गोरखा सैनिक भारत की सेना की जगह चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अब आप देखिए, यह बहुत बड़ा आरोप है। हम सब जानते हैं, गोरखास के बारे में कहा जाता है कि सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई आदमी कहता है कि उसको मरने से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। यानी गोरखा वो सैनिक रहे हैं जो बहुत खूंखार और बहुत तेज तर्रार, बहुत निडर और बहुत वीर सैनिक रहे हैं और हमारी फ्रंट लाइन की रीढ़ रहे हैं। खासतौर पे चाइना से जब लड़ाई होती है, पहाड़ी इलाकों का मामला है, तो गोरखा वहां पर काफी सफल होते हैं, क्योंकि उन्हीं इलाकों से आते हैं, पहाड़ी इलाकों और बर्फ का उनको नेचुरल अनुभव होता है। अब अगर सोनम वांगचुक जो कह रहे हैं वो सही है और गोरखा सैनिक भारतीय सेना की जगह चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं, तो कल जो हमारी रक्षा करते थे, आज वो हमारे ऊपर हमला करेंगे और उनका सामना करने के लिए हमारे पास जो जरूरी ताकत होगी वो जुटाना आसान काम नहीं होगा। और इसके साथ साथ चाइना पहले भी हमारी जमीन में काफी दखल कर चुका है, यह बात भी उन्होंने कही। अब अगर एक आदमी, सोनम वांगचुक जैसा आदमी, जिसको लद्दाख का रिप्रेजेंटेटिव आप बिल्कुल मान सकते हैं, जिस तरह से सैकड़ों हजारों लोग रोज वहां पर आ रहे हैं, जिस तरह से रैली निकली, वो इतने बड़े बड़े मुद्दे लेकर लगातार बात कर रहा है, 15-16 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, तो उसकी बात कम से कम सरकार को सुनना चाहिए। किसी मंत्री को, किसी बड़े आदमी को जो जिम्मेदार पद पे हो, वहां जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। लद्दाखियों से जो वादा किया गया है वो वादा पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए। और यहां यह भी सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए कि दूसरे से नफरत के चक्कर में उसके नुकसान को अगर आप सेलिब्रेट करोगे तो आपका भी फायदा नहीं होगा। यही काम लद्दाख के लोगों और सोनम वांगचुक ने किया कि कश्मीरियों के साथ जो कुछ हुआ उस पर ध्यान न देते हुए, कश्मीर के साथ जिस तरह से बंटवारा किया गया, 370 के तहत ज्यादातर धाराएं हटा दी गई, इन सारी चीजों को उन्होंने सेलिब्रेट उस समय किया था। और आज हालत यह है कि यह सब लद्दाख के लोगों के लिए और उनके लिए भी उल्टी पड़ रही है। और जिस सरकार की उन्होंने तारीफ की थी, समर्थन किया था, वो सरकार उनकी 15 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी उनको सुनने को तैयार नहीं है। ये जरूरी बातें थी, कुछ तथ्य थे, कुछ जरूरी बातें थी, कुछ इतिहास था और कुछ सबक थे जो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की।
सोनम वांगचुक की आवाज दूर तक जानी चाहिए, उनकी बात की जानी चाहिए। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जितना पोस्ट हो सकता है करना चाहिए, क्योंकि वो जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल जायज है। उन सवालों पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। सरकार के किसी बड़े आदमी को जाकर उनसे बातचीत करके अनशन तुड़वाना चाहिए। अगर इस लंबे अनशन के बाद सोनम वांगचुक को कुछ होता है तो वो हमारे देश के लिए और लद्दाख के लिए बेहद दुर्भाग्यजनक होगा। मैं बहुत विनीत स्वरों में सरकार से यह मांग करता हूं कि उनसे बात की जाए, उनकी मांगें मानी जाए और उनकी भूख हड़ताल खत्म कराई जाए। यही भारत के लिए भी सबसे अच्छा होगा और लद्दाख के लिए भी सबसे अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये बातें जरूरी हैं तो इन्हें दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, हमसे जुड़िए। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और वीडियोस को अपने दोस्तों को भेजेंगे तो बात दूर तक जाएगी।